वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में जो मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का, इस क्वेश्चन पेपर को मैं डिटेल में आपको सोल्व कराऊंगा। हर एक क्वेश्चन को सोल्व कराने वाला हूं। टोटल 38 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया गया है टोटल 5 सेक्शंस में, ए बी सी डी ई। जो ए सेक्शन है इस क्वेश्चन पेपर का वो इस वीडियो में कवर होगा। उसके अलावा जो फर्दर इसके सेक्शंस हैं बी सी डी और ई, उनकी भी अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उनको भी देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस क्वेश्चन पेपर का जो भी सॉल्यूशन है उसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें y इक्वल्स टू पी एक्स, ये एक ग्राफ दिया गया है पोलिनोमियल पी एक्स के लिए। हमें बताना है जो भी हमारा पी एक्स है इसके जीरोज कितने होंगे। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं ए बी सी डी। और यहाँ पर इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो भी ग्राफ का सॉल्यूशन है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर टच या फिर कट करता है, सिर्फ एक पॉइंट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो आंसर में यहां पर हमें लिख देना है ऑप्शन बी इज करेक्ट एज ए नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज 1। इतना ही सिंपल ये क्वेश्चन है, एक नंबर यहां से कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो भी हमारा k है उसकी वैल्यू बतानी है। यहां पर हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं। इस पेयर ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस दिए गए हैं। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमारी कंडीशन क्या बनती है ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसके कोफिशिएंट्स का रेशो लिखते हैं तो हमारा रेशो क्या आता है, a1/a2 b1/b2 इक्वल्स टू में c1/c2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर होते हैं तो ये तीनों रेशो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके बाद ऑप्शंस को देखेंगे। देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट k है, x का कोफिशिएंट 6 है, तो a1/a2 हो जाएगा हमारा k अपॉन में 6। इसके बाद y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। इट मीन्स इससे नेक्स्ट b1/b2 हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 2। इससे नेक्स्ट हमारा जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यानी कि आ जाएगा हमारा 2 अपॉन में 3। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, k अपॉन में 6 इक्वल्स टू में 1 अपॉन 2 यहां से उठाएंगे, इसे सोल्व करेंगे और आंसर अपना फाइंड कर लेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है, इसीलिए मैं यहां पर आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं, आप ध्यान नहीं देते हैं। आपको यहां पर ध्यान देना है कि जो b1/b2 और c1/c2 दिया गया है ये क्या एक दूसरे के इक्वल हैं। कंडीशन में क्या है कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन यहां पर आप देखोगे तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं। अगर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे बट 1/2 नॉट इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3। कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहां पर एक दूसरे के ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स इक्वेशन हैज नॉट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। जो भी ये इक्वेशन हमें दी गई है पेयर ऑफ इक्वेशंस, इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सोल्व करके इसकी वैल्यू 3 फाइंड कर दी तो आप बिल्कुल गलत हो। आप खुश होकर आओगे एग्जाम सेंटर से बाहर कि हमने ये क्वेश्चन सही किया है, लेकिन आपने गलत किया होगा। सो यहां पर हम लिखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट, वैल्यू ऑफ k डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपने ऑप्शन ए यहां से इसको सोल्व करके ऑप्शन नंबर ए चूज कर लिया तो गलत हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग ये होगा और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहां पर कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करना है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है। इसमें कहा गया है हमसे कि यहां पर हमें जो भी ये 3 टर्म्स दी गई हैं p-1, p+1, 2p+3, ये एक AP की टर्म्स हैं, ये एक AP में है। हमें वैल्यू ऑफ p फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ p क्या होगी, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो हम क्या करते हैं, a इक्वल्स टू में हमारी फर्स्ट टर्म p-1 हो गई, सेकेंड टर्म हमारी p+1 हो गई और थर्ड टर्म हमारी 2p+3 हो गई। अब क्या करेंगे, यहां से जो भी हमारी a1, a2 और a3 है हम यहां से कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा अगर ये AP की टर्म है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारी यहां पर a3 है इसमें से a2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। a3 हमारी 2p प्लस में 3, a1 हमारी ये वाली हो जाएगी p प्लस में 1। तो a3 में से हमने a2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, a3 में से a2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहां पर मैं क्या करूंगा, जो भी हमारी a2 है इसमें से a1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया।
मेन यहाँ पर बात क्या की गई है, अगर हम A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ से मिलेगा और कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसीलिए यहाँ पर बीच में इक्वल्स का साइन लगा दिया। अब इनको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए जो भी इस तरफ ब्रैकेट लगाए गए हैं दोनों साइड में, इनको हमें हटाना होगा। सो 2p प्लस में 3 ये एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर यहां पर माइनस का साइन है, अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर वाले दोनों साइन p भी माइनस का हो जाएगा, 1 भी यहां पर माइनस का हो जाएगा। इसके बाद आगे यहां पर इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर वाला जो p प्लस का है ये माइनस का हो गया, माइनस का 1 है वो हो जाएगा हमारा प्लस का। ब्रैकेट हटाने पर अगर बाहर माइनस का साइन दिया गया होता है तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस में होगा जो वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद यहां पर देखो ये वाला p प्लस का है, ये वाला माइनस का है, डायरेक्ट यहां पर इनको कैंसिल कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट यहां पर हम क्या करेंगे, 2p में से p को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो p आ जाएगा और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा। इस साइड में हमारे पास +1 दोनों 1 प्लस के हैं, दोनों को ऐड करने पर हमारा 2 आ जाएगा। अब इनको सोल्व करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पर p प्लस में 2 है इक्वल्स टू में 2 आया है, इनको सोल्व करने पर जो भी हमारा p है वो एज इट इज रहेगा। 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो 0 दिया गया है हमें ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो यहां पर लिख देंगे ऑप्शन सी 0 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहां पर इजीली सोल्व किया। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो भी हमें 3 टर्म दी गई हैं, अगर हम यहां पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं तो इजीली इसका p की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक लाइन सेगमेंट हमें दिया गया है। लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको एक्स एक्सिस डिवाइड करती है, किस रेशियो में डिवाइड करती है ये हमें बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस पर जाने के लिए, ऑप्शंस पर जाने से पहले इसको हमें सोल्व ही करना पड़ेगा, यही हमारा ऑप्शन है। सो इसके लिए क्या करना होगा, जो भी हमारा ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इस तरह से लाइन लगा के जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें लिख लेने हैं। इसके बाद जो डिवाइड करती है वो क्या है, एक्स एक्सिस इसको डिवाइड करती है। अगर एक्स एक्सिस डिवाइड करती है तो y की वैल्यू यहां पर 0 होगी। मान लो ये वाला पॉइंट हमारा डिवीजन पॉइंट है, तो यहां पर जो x है, p पॉइंट इसको डिवाइड करता है, x की वैल्यू तो x ही रहेगी। अगर x एक्सिस डिवाइड कर रही है तो यहां पर जो y की वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। इस बात को समझ लेना है, ठीक है। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया। अब जो भी हमारा रेशियो है इस लाइन का ए पी और बी पी का, उसको लेट कर लेते हैं k रेशियो 1 होगा। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल सा तरीका होता है, k रेशियो 1 अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। अब सॉल्यूशन पर आएंगे। सॉल्यूशन में हम फॉर्मूला लिखेंगे p एक्स वाई, रेशियो वाला फॉर्मूला पता है, यहां पर जो मैंने आपके लिए लिखा है वही फॉर्मूला है। अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। जो भी हमारा p पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x से 0 है, तो यहां पर x y की जगह पर हम x से 0 पुट कर देंगे। और जो भी हमारा m1 x2 m2 x1 m1 m2 इनकी वैल्यूज हैं वो हमें पुट करनी है। अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो ये वैल्यू पुट करनी आपको आती होंगी, बहुत सिंपल है ना। जो भी हमारा यहां पर देख सकते हो ये हो जाएगा हमारा गाइस x2 -12 और m1 हो जाएगा हमारा k, यानी कि -12 इंटू में k। इस तरह से हमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। वैल्यूज पुट करनी आई होप आपको आती होंगी। अगर इसमें भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हो तो भाई मत जाओ एग्जाम के लिए, वैल्यू पुट करने में ही प्रॉब्लम आ रही है। चलो वैल्यू पुट कर लिया आपने। वैल्यू पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन यहां पर आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, जो भी हमारी इस तरफ वाली वैल्यू है ये y की वैल्यू हमें फाइंड करके देगी। y की वैल्यू यहां पर हमारी 0 है, तो हम क्या करेंगे, -3k प्लस में 6 अपॉन में k प्लस 1, इसको हम सिर्फ इसी को हम 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। इसको हम यहां पर 0 के इक्वल कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो रेशियो हमें इजीली मिल जाएगा। यहां पर k प्लस 1 है, डिवाइड में है, दूसरी तरफ 0 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा ऊपर वाली वैल्यू -3k प्लस में 6 आ जाएगी और k प्लस 1 0 में जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारा
0 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो भी हमारा k है वो एज इट इज रहेगा, प्लस का 6 है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस का 3k के साथ मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में ये चला गया। अब ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर, तो कैंसिल कर देंगे इसको 2 टाइम्स पर। यहां पर रेशो हमें क्या मिलेगा 2/1 की वैल्यू हमें मिलती है 2/1। इसको रेशो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2:1। अब ऑप्शन देख लो 2:1 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऑप्शन डी 2:1 इज करेक्ट। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी हमें ये फिगर दिया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर ये पी क्यू एक टेंजेंट है, और जो भी सर्किल है इसका सेंटर ओ है। यहाँ पर ए ओ बी एंगल की वैल्यू हमें 95 दी गई है। हमें ए बी क्यू एंगल फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्राइंगल दिख रहा है ओ ए बी। इसके अंदर जो भी बचे हुए ये दो एंगल्स हैं इनको हम मान लेंगे कि ये एंगल एक्स है। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि यहां पर रेडियस है ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि सेम सर्किल के हैं। और ट्राइंगल में जो सेम साइड होती हैं इक्वल साइड होती हैं उसके अपोजिट में इक्वल ही एंगल बनते हैं, इसीलिए अगर ये एंगल एक्स होगा तो ये भी एंगल एक्स होगा। अब एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी हमारा ट्राइंगल ओ ए बी है इसके तीनों एंगल्स को ऐड कर देते हैं। एंगल एक्स प्लस में एंगल एक्स प्लस में 95 है। तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसके बाद यहां पर एंगल x प्लस में एंगल x करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा गाइस 2 एंगल x 180 एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू में, और जो 95 यहां पर प्लस का है दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा एंगल x है वो एज इट इज आ जाएगा। 180 में से 95 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हमारा 85 आ जाएगा। 2 यहां पर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो चला गया डिवाइड में। अब जो भी हमारा 85 है इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 42.5 है। x की वैल्यू तो हमें मिल गई है। अब x की वैल्यू अगर हमें मिल गई है तो हमें क्या समझना होगा, जो भी रेडियस और टेंजेंट है, ये रेडियस है ये टेंजेंट है, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये वाला हमारा एंगल होगा 90 डिग्री का। ये हमें पता है तो यहां पर लिखेंगे वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर परपेंडिकुलर है तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इट मीन्स इस एंगल x को और इस एंगल को अगर मैं ऐड कर देता हूं ए बी क्यू, इन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री के ये इक्वल होगा। सिंपल यहां पर मैंने एंगल x और एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू में 90 डिग्री कर दिया। एंगल x की वैल्यू यहां पर 42.5 जो यहां पर मैंने फाइंड की वो पुट कर दी। इसके बाद जो भी ए बी क्यू है एज इट इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। अब यहां पर क्या करना होगा, मुझे जो भी ए बी क्यू है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वल्स टू में 90 डिग्री एज इट इज 42.5 यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे माइनस का। एंगल ए बी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 में से 42.5 को सब्ट्रैक्ट करने पर 47.5, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही हो जाएगा 47.5। क्वेश्चन नंबर 5 हमने सोल्व कर लिया। 6 के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से। इसमें यहां पर हमें क्या कहा गया है कि 2tan a इक्वल्स टू में 3 है, और जो भी यहां पर हमें ये इक्वेशन दी गई है इसकी वैल्यू फाइंड हमें करनी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं सारे के सारे। सॉल्यूशन में सबसे पहले एक ट्राइंगल इस तरह से बना लो। इस ट्राइंगल में 3 और 2 कहां से आया अभी आपको पता चल जाएगा। जो भी हमारा 2tan a है यहां पर हमारा tan a एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू में इसके 3 भी लिख देता हूं, और जो हमारा 2 यहां पर मल्टीप्लाई में है tan a के साथ, दूसरी तरफ हमने शिफ्ट किया तो यहां पर डिवाइड में आ गया। अब आपको पता होगा जो tan है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो जो भी ट्राइंगल हमने बनाया है इसका परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस इसका 2 हो गया। अब इस पे पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करके इसकी हाइपोटेनियस फाइंड कर लेते हो तो हाइपोटेनियस आपको √13 मिल जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी, हाइपोटेनियस कैसे फाइंड करते हैं ये भी आई होप आपको आता होगा। अब यहां पर क्या करना होगा हमें, जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसमें आप देख सकते हो साइन ए आता है और कोस ए आता है। जो भी हमारा साइन ए है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, कोस हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। इसे ट्राइंगल से इन दोनों की वैल्यू यहां पर हम लिख लेंगे। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी
3/13, दूसरी वैल्यू हो जाएगी 2/13। बहुत सिंपल है। साइन ए और कोस ए की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो इस इक्वेशन में साइन ए और कोस ए की जगह पर हमें पुट कर देनी है। तो एक लाइन लगा लेंगे, उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर 4 है, सबसे पहले ये वाला जो 4 साइन ए है इसका 4 आ जाएगा। साइन ए की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 3/13, ये साइन ए की वैल्यू हमने पुट की। इसके बाद जो भी हमारा प्लस का साइन है वो एज इट इज आ जाएगा, देन हमारा 3 आ जाएगा और इसके साथ में जो कोस ए यहां पर है इस कोस ए की वैल्यू 2√13 हमने पुट यहां पर मल्टीप्लाई में कर देनी है। 2/√3 कोस ए की जगह पर पुट कर दी। बहुत सिंपल वे में, जहां पर साइन ए है इक्वेशन में वहां पर 3/√13 पुट कर देना है, जहां पर कोस ए है वहां पर 2/√3 पुट कर देना है। फटाफट से यहां पर जो वैल्यू है वो पुट कर देता हूं। ठीक है, यहां पर ये वाली साइन ए की है, ये वाली कोस ए की है। इक्वेशन से देख के आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब यहां पर इनको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए बहुत सिंपल है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर हमारा 12 और √13 डिनोमिनेटर में एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6/√13। इसी तरह से यहां पर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12/√13। यहां पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6/√13। हमें बेसिकली इसी को सोल्व करना है। सोल्व करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां पर देखो 12/13 में से 6/13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहां पर सॉरी ऐड करना है हमें, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 8/13। उसके बाद 12/13 में से 6/13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब की बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा 6/√13। और आपको पता होगा अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन दिया गया होता है तो ऊपर वाला फ्रैक्शन 8/√13 एज इट इज आ जाता है और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो पलटकर ऊपर वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो भी हमारा यहां पर 6/√13 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले फ्रैक्शन में पलटकर। 6/√13 था तो 13/√6 यहां पर मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां पर जो भी √13 है उससे √13 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगी यहां पर हमें, 6 से हम 18 को भी कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स पर, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ऑप्शन देख लो, सी वाले ऑप्शन में आपको 3 दिखाई दे रहा है। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहां पर लिख भी देंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कि अल्फा और बीटा जो है इस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे तो हमें 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके इक्वल होगा, ऑप्शंस देखकर हमें बताना है, लेकिन हम सोल्व करके बताएंगे। तो यहां पर देखो जो भी हमारा ये पोलिनोमियल है x² का कोफिशिएंट यहां पर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 होता है, तो a की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। ये हमारे x² का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा खाली x है इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया गया है, इट मींस 1 होगा तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी। और कांस्टेंट टर्म माइनस में 1 दी गई है तो c की वैल्यू यहां पर -1 हो जाएगी। यहां तक आप समझ गए होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b और c क्या होता है, ये यहां पर हमने लिख दिया है। अब आपको पता होगा अगर हम जीरोज को ऐड करते हैं तो -b/a होता है, अगर हम जीरोज का प्रोडक्ट करते हैं तो c/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a। ये वैल्यूज हमें पुट कर देनी है। सो माइनस का साइन सबसे पहले लगाकर उसके बाद b और a की वैल्यू यहां पर 1 हमने पुट कर दी तो अल्फा प्लस में बीटा -1/1 आ गया। अगर हम इसको सोल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, इट मीन्स हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा ये c/a होता है। c की वैल्यू आप देख सकते हो -1 है, b की वैल्यू आप देख सकते हो सॉरी a की वैल्यू आप देख सकते 1 है, तो c की जगह पर यहां पर -1 पुट करते हैं, a की जगह पर 1 पुट करते हैं। डिनोमिनेटर में प्लस का 1 है, इसकी कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं होती है, तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं -1/1 ये इक्वल हो जाएगा
1 के। बहुत सिंपल अभी तक हमने किया। अब क्या करते हैं, जो भी हमें फाइंड करना है इसको लेकर आते हैं 1 प्लस में अल्फा, सॉरी 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा। यहां पर जो भी हमने लिखा है वो लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसी को सोल्व करना है। हम यहां पर अल्फा और बीटा का एलसीएम लेते हैं। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू में बीटा हो जाएगा, और जो भी हमारा अल्फा है वो इस तरह से और बीटा है इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो भी हमारी वैल्यूज हैं अल्फा और बीटा, ये मल्टीप्लाई यहां पर हो गई, और क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा इंटू में 1 बीटा हो जाएगा, और अल्फा इंटू में 1 अल्फा यहां पर हो जाएगा। हमने सिंपली इनका एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने से हमें क्या फायदा होगा कि हमें बीटा प्लस में अल्फा मिल गया। बीटा प्लस में अल्फा करें या फिर अल्फा प्लस बीटा करें, उसकी वैल्यू हमें पता है -1, और डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू भी हमें -1 पता है। सो बीटा प्लस में अल्फा की वैल्यू -1 और अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू भी -1। दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, ऊपर भी -1 आ जाएगा, नीचे भी -1 आ जाएगा। ऊपर भी माइनस का साइन है तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या होगी हमारी, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे भी हमारा 1 हो जाएगा। 1 अपॉन में 1 1 के इक्वल होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के ए वाले ऑप्शन में हमें 1 दिया गया है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो भी हमारा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 8 करना है तो मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी यहाँ पर x का वेरिएबल k है, इस k की ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू हमें बतानी है जिसकी वजह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, यानी कि x की वैल्यू है वो रैशनल हमें मिले। वो वैल्यू क्या होगी k की? तो बिल्कुल सिंपल, आपको पता होगा जो भी रूट्स हैं वो फाइंड करने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहां पर जो भी रूट है ना, हमारा रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करें और डिस्क्रिमिनेंट जो है, जो भी डिस्क्रिमिनेंट को सोल्व करके हमारी वैल्यू हमें मिलेगी वो किसी नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा k की वैल्यू जो यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रैशनल रूट्स हमें दे देगी। छोटी से छोटी वैल्यू करनी है तो 1 2 पुट करके देख लेंगे हम k की जगह पर। सो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब इसमें b a और c की वैल्यू पुट करेंगे। b यहां पर x का वेरिएबल k हो जाएगा, सो b की जगह पर यहां पर रख देंगे k, b का स्क्वायर है तो k का स्क्वायर कर दिया। इसके बाद a हमारा 2 हो जाएगा और यहां पर c हमारा माइनस में 4 हो जाएगा। सबसे पहले तो ये वाला 4 एज इट इज यहां पर आ जाएगा, a की जगह पर 2 आ जाएगा, उसके बाद c की जगह पर माइनस में 4 हमने पुट कर दिया। इसको सोल्व करेंगे तो k स्क्वायर हमारा एज इट इज आ गया। यहां पर देखो -4 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हमारा हो गया। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब k की छोटी से छोटी वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले हम k की जगह पर 1 पुट करके देखते हैं। k की जगह पर 1 पुट करेंगे, ये हमारा k है, इसकी जगह पर हमने 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर कर दिया, k का स्क्वायर है इसलिए 1 का भी स्क्वायर कर दिया। इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 33। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस में 32 करने पर 33 बन जाएगा। 33 क्या किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो अब इससे नेक्स्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब k की जगह पर 2 पुट करके देखते हैं। यहां पर हमारा k है, इस k की जगह पर 2 पुट करेंगे, k का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस में 32 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36। क्या 36 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? पता करने के लिए क्या करना होता है, जो भी हमारा नंबर होना इसको रूट के अंदर डाल दो। अगर हम 36 को रूट के अंदर डालेंगे तो ये 6 बन के बाहर निकल जाएगा। यानी कि यहां पर हमारे पास एक ऐसी वैल्यू मिलती है जो रैशनल है, जो रूट से बाहर निकल सकती है। डिस्क्रिमिनेंट अगर रूट से बाहर निकल जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव, ये रैशनल रूट हमें दे देगी अगर रूट से बाहर निकल गई है। तो कौन सी वैल्यू हमें k की जगह पर पुट करने पर यहां पर डिस्क्रिमिनेंट रैशनल मिलता है? k की जगह पर 2 पुट करने पर। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखोगे तो यहां पर आपको 2 दिखाई दे जाएगा। इट मीन्स k इक्वल्स टू 2 अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो रैशनल रूट्स हमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज
करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री से आता है। इसमें 3/4 10 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। जस्ट आपको यहाँ पर 10 30 की, सेक 45 की और साइन 60 की वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। फिर भी बता देता हूँ यहाँ पर जो भी हमारा 3/4 है ये तो एज इट इज आ जाएगा। 10 स्क्वायर 30 इसकी वैल्यू होती है 1 में √3। 10 का स्क्वायर है तो इसका भी यहां पर हमने स्क्वायर कर दिया। इसके बाद माइनस का साइन यहां पर एज इट इज आ जाएगा। जो हमारा सेक स्क्वायर 45 है, सेक स्क्वायर की 45 की वैल्यू होती है √2 स्क्वायर लगा है तो यहां पर इस पे स्क्वायर भी लगा दिया। इसके बाद साइन 60 की वैल्यू यहां पर होती है हमारी गाइज √3/2। यहां पर साइन स्क्वायर है तो इसका हमने स्क्वायर भी कर दिया, वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको सोल्व ही तो करना है। आप ये खुद से भी कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसको सोल्व करने पर आपका आंसर क्या आएगा, सारा सॉल्यूशन आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है -1। खुद से सोल्व कर सकते हो, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, इजी है यार, खुद से सोल्व करना इसे। ठीक है, आंसर -1 आपको मिल जाएगा। सो ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हो जाएगा करेक्ट। लास्ट में इसको लिख भी देना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है सिलेंडर का 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर। हमें बताना है जो भी सिलेंडर है उसका रेडियस कितना होगा। पाई की जगह पर हमें वैल्यू रखनी है 3.14। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। सो बिल्कुल सिंपल, CSA ऑफ सिलेंडर इसका फॉर्मूला होता है गाइस, मतलब CSA इक्वल्स टू में 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया गया है। अब CSA ऑफ सिलेंडर की जगह इसका फॉर्मूला रख देंगे जो होता है 2πr/h इक्वल्स टू में हमारा 94.2, ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, जो भी हमारा 2 है एज इट इज आ जाएगा, पाई की जगह पर पुट कर देंगे 3.14, आर एज इट इज, और हाइट हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। ये सभी वैल्यूज यहां पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, ये हाइट हो गई, ये पाई की वैल्यू हो गई, 2 हमारा एज इट इज आ गया, आर हमें फाइंड करना है तो एज इट इज यहां पर लिखा जाएगा, और इक्वल्स टू में 94.2 एज इट इज आ जाएगा। अब आर को तो यहीं रखेंगे, आर के अलावा जो भी हमारी वैल्यूज हैं ये वाली, इन सभी वैल्यूज को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। यहां पर सभी आर के साथ मल्टीप्लाई हैं, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएंगी डिवाइड में। दूसरी तरफ सबसे पहले 94.2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसके अलावा 2 इंटू में 3.14 इंटू में 5, ये सारी वैल्यूज यहां पर डिवाइड में चली जाएंगी। अब यहां पर आप देखो, जो भी हमारा 3.14 है, अगर इसका हमें डेसिमल हटाना हो, ठीक है, यहां पर पॉइंट लगा हुआ है, अगर हमें इस पॉइंट को अगर हटाना है तो ऊपर की तरफ हम क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने ऊपर की तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर जो 94.2 है इस पॉइंट को हटाना है तो नीचे की तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेशन बची, सारी कैलकुलेशन जब कंप्लीट कर लोगे तो आपको आंसर 3 मिल जाएगा। बहुत सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, रेडियस ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लास्ट में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट किया। 11 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें 80 स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया है। 80 स्टूडेंट्स कितने मार्क्स स्कोर करते हैं किसी टेस्ट में, उसका डेटा हमें दिया गया है। जो भी डेटा है सबसे पहले इसको सही तरह से लिखना होगा, उसके बाद हमें इसका मॉडल क्लास बताना है। मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास के लिए हमें क्लास इंटरवल चाहिए, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो हमें दिया है <10, <20, <30, <40, <50, <60। इसको क्लास इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो <10 है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 से 10, <20 को हम लिखेंगे 10 to 20, उसके बाद <30 को इस तरह से लिख देंगे, <40 को इस तरह से, <50 को इस तरह से, और लास्ट में जो <60 यहां पर हमें दिया गया है इसको हम लिख देंगे यहां पर 50 to 60। ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में हमने लिख दिया।
अब इनके सामने एरो लगा लेते हैं। अब इसके सामने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी। फ्रीक्वेंसी लिखते समय एक बात आपको ध्यान देनी है कि यहाँ से देखो 3 है, 12 है, 27, 57, 75 और 80 ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दी गई है। तो कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी हमारी 3 ये तो एज इट इज आ जाती है। अब इसे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए क्या करना होगा? 12 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आएगा। 9 हमारी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसे नेक्स्ट 27 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। 57 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 30 हो जाएगी। 75 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 18 हो जाएगी। इसके बाद 80 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 5 हो जाएगी। हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब बात की गई है मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास क्या होता है? जो भी हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारी 30 है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी का जो भी क्लास इंटरवल होता है वही होता है हमारा मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास के लिए हमारा देख लो 30 से 40 यहाँ पर क्लास इंटरवल है। 30 से 40 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मॉडल क्लास वो होती है जिसके सामने सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दी गई हो। क्वेश्चन नंबर 11 हमने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक कोन है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया गया है। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। इसके ऑप्शंस देख के ही मैं बता सकता हूं ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैसे सही होगा? सॉल्यूशन में आप यहां पर देख सकते हो। हाइट हमें 24 दी गई है, रेडियस हमें 7 दिया गया है। हमें ज़रूरत होगी एल की, यानी कि स्लांट हाइट की कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब यहां पर एक ट्राइंगल बना लेंगे। जो भी ट्राइंगल हमने बनाया है ये वाली होती है स्लांट हाइट, ये हमें फाइंड करनी है। सो बेसिकली हाइट हमें 24 दी गई है, बेस हमें 7 दिया गया है। अगर हमें हाइपोटेनियस फाइंड करनी है, स्लांट हाइट हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम में 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करके उनको ऐड करेंगे तो 625 मिलेगा। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का, यानी कि स्लांट हाइट हो जाएगी 25। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25 यहां पर हम इसमें पुट कर देंगे। सारी की सारी वैल्यू पुट करने के बाद अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करोगे, इसे देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 550। जो भी यहां पर यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। सो बेसिकली जो भी हमारी कैलकुलेशन है वो तो आपने खुद करनी है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इजी 2 मिनट में इसको आप सोल्व कर लोगे। लास्ट में यहां पर हमें लिख देना है ऑप्शन सी इज करेक्ट। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां पर दिए गए हैं। हमें इनके बीच का डिस्टेंस पता करके बताना है। तो बहुत सिंपल, जो भी फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं ये हो जाएंगे हमारे x1 y1। सेकंड वाले ब्रैकेट के अंदर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ये हो जाएंगे हमारे x2 y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला जो बहुत ईजी होता है उसको हमें देखना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सभी वैल्यूज आएंगी रूट के अंदर। इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है x1 y1 x2 y2, ये वैल्यूज पुट करके हमें सोल्व करना है। सो सिंपल वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से बड़ा सा रूट बना के जो भी वैल्यूज हैं वो आपने यहां पर पुट कर देनी है। इनको सोल्व करोगे तो रूट के अंदर 20 प्लस में 20 आपको मिल जाएगा। इस तरह से 20 प्लस 20 करेंगे तो हो जाएगा √40। √40 इसको सोल्व करेंगे, रूट से वैल्यूज बाहर निकालेंगे तो 2√10 आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो 2√10 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। लास्ट में यहां पर लिख देंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत इजी, फ्री का 1 नंबर है आपके लिए। बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 1 मिनट में 1 नंबर इजीली यहां से गेन किया जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस दिए गए हैं। जीरोस हैं -2/3 और 2/3। जो पहला जीरो है उसे हम अल्फा कहेंगे, दूसरा जीरो जो है उसे हम बीटा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जीरोस हमें गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला इंट्रोडक्शन जो भी इस चैप्टर का है उसमें बताया था। ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल्स टू में जीरो। इस फॉर्मूले में एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, सो जो भी फॉर्मूला है इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा प्लस में बीटा, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो क्या होगा? 2/3 यहां पर माइनस का है, 2/3 यहां पर प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। सो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर तो जीरो हमारा आ जाएगा। दोनों अल्फा और बीटा को ऐड करने पर हमारा जीरो आता है, तो जीरो यहां पर पुट करेंगे। और अल्फा इंटू बीटा में क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। यानी कि वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की जगह पर जीरो आ जाएगी और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -4/9 आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, x को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म हमारी जीरो हो जाएगी। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है अगर जीरो ये हो गई है तो। एक्स स्क्वायर नेक्स्ट लाइन में हमारा आ जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस -4/9 ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी इक्वल्स टू में हमारा जीरो एज इट इज है। अब इससे नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमारा डिनोमिनेटर में 9 है इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर 9 ही हमें मिलेगा और ये वाला 9 इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा तो 9x² यहां पर बन गया। सिंपल वे में हमने एलसीएम यहां पर लिया है। अब इससे नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? देखो गाइज, ये वाला 9 है उधर जीरो में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर डिवाइड में है तो हमें क्या मिलेगा? 9x² - 4 इक्वल्स टू में जीरो। अब यहां पर ऑप्शंस की तरफ देखो, 9x² - 4 यहां पर हमारे पास है, लेकिन ये 5 कहां से आया ये भी तो हमें देखना होगा। देखो गाइज, बहुत सिंपल, मैंने कहा था ना इसमें एक ट्विस्ट होता है, इसमें कांस्टेंट भी होता है, कांस्टेंट के। इस पे इस तरह से ब्रैकेट लगा के हमने ये जो भी हमारी वैल्यू है यहां पर हमने ब्रैकेट लगाया और इसके बाहर हमने 5 अपनी तरफ से लगा दिया। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर मैं इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको बताता हूं, सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका एग्जैक्ट फॉर्मूले की तरफ आप देखो, मैंने इस तरफ ब्रैकेट लगा दिया और इस तरफ भी ब्रैकेट लगा के कांस्टेंट यहां पर होता है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, के कांस्टेंट है तो के की जगह पर हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हमने यहां पर के की जगह पर अपनी तरफ से 5 ले लिया, 9x² - 4 ये हमारा ब्रैकेट के अंदर हमारे पास मिल गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत टेढ़ा है, सिर्फ प्रेजेंटेशन में अगर इसको सोल्व करेंगे तो बहुत सिंपल आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द मीन ऑफ द डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा हमें दिया गया है, उसके मीन में अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में 3 ऐड कर दिया जाए तो मीन में क्या डिफरेंस आता है, मीन क्या होगा उसका। तो यहां पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, वैसे तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है? एग्जाम्पल दे के समझाना है आपको। तो कोई भी हम 3 नंबर ले लेते हैं, 1, 2 और 3। हम इसका मीन फाइंड करते हैं, 3 से डिवाइड करना होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है हमारी, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1 + 2 + 3 करने पर 6 हो जाएगा। अपॉन में 3 हमारा एज इट इज, कैंसिल करेंगे तो 2 हमें मिल जाएगा। जो भी हमारी ये ऑब्जर्वेशन है 3, इनका मीन हमें यहां पर 2 मिल गया। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशन में हम हर एक ऑब्जर्वेशन में 3 ऐड कर देते हैं। 1 में 3 ऐड करेंगे, 2 में 3 ऐड करेंगे, 3 में 3 ऐड करेंगे तो नई ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी? 1 में 3 ऐड करने पर 4 हो गया, 2 में 3 ऐड करने पर 5 हो गया, 3 में 3 ऐड करने पर 6 हो गया। अब यहां से मीन फाइंड करेंगे, यानी कि इनको 3 से डिवाइड करना होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 3 हैं, इनको ऐड करेंगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा 15 और डिनोमिनेटर में 3 हमारा एज इट इज। कैंसिल करेंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा 5 है। कितना बढ़ा यहां पर? अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में 3 ऐड कर देते हैं तो यहां पर कितना इंक्रीमेंट हुआ है? मीन में इंक्रीज बाय 3 हुआ है यहां पर। जो भी हमारा मीन है 2 से 5 जाने पर 3 इंक्रीज हो गया मीन। यही ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 बढ़ा दिया जाए तो जो मीन है वो भी 3 बढ़ जाएगा।
ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हुआ हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 16 में इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट किया जाता है और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी को Q से डिनोट किया जाता है। हमें बताना है कि P और Q में क्या रिलेशन है, यानी कि इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, फिर भी आपको सॉल्यूशन में बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। हम क्या करेंगे यहां पर पीई यानी कि इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी होती है और पी ई यहां पर ई के ऊपर बार लगाया गया है, ये होती है इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इवेंट हैपन, प्रोबेबिलिटी इवेंट नोट हैपन। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपन इसको डिनोट किया गया है यहां पर पी से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट हैपन इसको डिनोट किया गया है क्यू से। इनमें रिलेशन क्या है, बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपन प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट हैपन, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये 1 के इक्वल होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसकी जगह पर हम पी पुट कर देते हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट हैपन इसकी जगह पर हम क्यू पुट कर देते हैं, तो ये होगा 1 के इक्वल। ये होता है रिलेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपन और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट हैपन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 17 में एक लड़की है, वो कैलकुलेट करती है फर्स्ट प्राइज के लिए जो प्रोबेबिलिटी है लॉटरी टिकट में वो 0.08 है। अगर टोटल 6000 टिकट्स सोल्ड हुई हैं तो कितनी टिकट्स उसको बाय करनी पड़ेंगी कि उसको फर्स्ट प्राइज मिल सके। तो बिल्कुल सिंपल, यहां पर हम प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी विन फर्स्ट प्राइज। कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.08, ये प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे की जाती है, यहां पर प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का सही तरीका है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी विन फर्स्ट प्राइज ये कैसे फाइंड करेगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू में हमारा 0.08 एज इट इज। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यही हमें पता करना है, यानी कि उसको कितने टिकट्स परचेज करने पड़ेंगे। टोटल आउटकम्स तो हमें पता है टोटल 6000 टिकट्स हैं, तो टोटल आउटकम की जगह पर यहां पुट कर देते हैं 6000 और जो भी हमारा फेवरेबल है वो x हम पुट कर देते हैं। अपनी तरफ से मान लेंगे कि टोटल उसको x टिकट्स परचेज करनी है, इक्वल्स टू में हमारा 0.08 एज इट इज आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल्स टू में जो भी यहां पर 6000 डिवाइड में है दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर 0.08 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आपको रिजल्ट में मिल जाएगा, यानी कि उसको 480 टिकट खरीदनी पड़ेंगी फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। 480 टिकट उसको परचेज करनी होंगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 जो एमसीक्यू का लास्ट है उसके लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 18 एमसीक्यू का लास्ट हमारा क्वेश्चन है। इसमें टोटल 20 पीपल हैं, 5 को स्विमिंग नहीं आती है, तो किसी एक रैंडम को हम सेलेक्ट कर लें। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ही और शी कैन स्विम, उसको तैरना आता हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में टोटल कितने हैं, टोटल पीपल हमें दिए गए हैं 20, तो t इक्वल्स टू 20 आ गया। जिनको तैरना आता है, जिनको तैरना नहीं आता है पहले वो देखते हैं। 5 लोग ऐसे हैं जो तैर नहीं सकते हैं, तो 5 कैंट स्विम। ऐसे कितने बंदे हैं जो तैर सकते हैं, बंदे या फिर बंदी, तो यहां पर आ जाएगा हमारा स्विम वाला। स्विम कैसे फाइंड करेंगे, दिया नहीं गया है हमें कितने स्विम करते हैं। अगर हम टोटल में से ऐसे लोगों को भगा दें जिनको तैरना नहीं आता है, यानी कि 20 में से हम 5 बंदे हैं या फिर बंदियां हैं जिनको तैरना नहीं आता है, इनको भगा दें तो बचेंगे कौन से, जिनको तैरना आता है, यानी कि 15 ऐसे हैं जिनको तैरना आता है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विम वाले कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल आ जाएगा नीचे 20, ऊपर आ जाएगा जिनको तैरना आता है यानी कि 15। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3/4। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में ए हमारा
करेक्ट हो जाएगा। 3/4 हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हो गया। एमसीक्यू हमारे यहां पर कंप्लीट हो गए। अभी से नेक्स्ट सेगमेंट शुरू कर लेते हैं नेक्स्ट पेज से। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन 19 और 20 हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक नंबर के हैं। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पर आना है, उसके बाद ऑप्शंस को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 के यहाँ पर असर्शन हमें दी गई है कि पॉइंट P02 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद द लाइन है। हमें एक लाइन की इक्वेशन यहाँ पे दी गई है और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है, यानी कि वाई एक्सिस की इक्वेशन की भी हमें जरूरत पड़ेगी। वाई जो हमारी लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है? वाई लाइन की इक्वेशन बहुत सिंपल, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस हमेशा x इक्वल्स टू 0 होती है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया यहाँ पर। वाई एक्सिस की जो भी यहाँ पर इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0 हो गई। अब यहाँ पर जो भी हमारी ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन पर आ जाते हैं, एज इट इज यहाँ पर लिख ली। इसमें जो भी मेरी x की वैल्यू है, x की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ, 0 पुट करना है मुझे। या फिर आप सिंपली इस तरह से समझ सकते हो कि जो भी हमारी वाई एक्सिस होती है उस पे x की वैल्यू हर जगह पर 0 ही होती है, ठीक है। वाई एक्सिस पर x की वैल्यू हर जगह पर 0 होती है, तो इसे x की जगह पर हम 0 पुट कर देते हैं। इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे, जो भी ये x है इसकी जगह पर मैं 0 पुट करता हूं। इसके बाद इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व करने पर y की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। 2 मिलने पर आपको क्या देखना है कि x की वैल्यू तो हमारी 0 है, y की वैल्यू हमारी 2 है, तो पॉइंट क्या बनेगा हमारा? पॉइंट तो हमारा वही बनेगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, जो यहां पर हमें दिया गया है। इट मीन्स असर्शन हमारी ट्रू होगी। सो यहां पर लिख लेंगे, ये हो जाएगी असर्शन, ए मींस असर्शन, ये हो गई हमारी ट्रू। अब रीजन पर आते हैं। रीजन में कहा गया है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट्स। जो पी पॉइंट है उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो ये भी मेरे हिसाब से तो ट्रू है। एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। ये ट्रू होगा, क्यों ट्रू होगा? ग्राफ बना लो इस तरह से। ग्राफ में आप इस तरह से, ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। यहां पर लाइन लगा लो। जो पॉइंट है हमारा 0 2, ये कहां पर होगा? ये वाला पॉइंट कहां पर होगा? एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस पर हमारी एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये 0 होगा और y2 इस वाले पॉइंट पर होगा। तो यहां जो भी हमारा ये वाला पॉइंट है जो मैंने यहां पर बनाया है, ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 2 यूनिट दूरी पर है। यानी कि जो यहां पर हमें रीजन दिया गया है वो भी ट्रू दिया गया है। अब मैं आपको कहता हूं कि जो भी हमारे यहां पर ए बी सी और डी हैं, इनमें से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा इस चीज को समझो। देखो गाइज, असर्शन हमें अलग चीज के बारे में बताता है, रीजन हमें अलग चीज के बारे में बताता है। जो रीजन है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन तो देता नहीं है, दोनों ट्रू हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं। लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, वो असर्शन की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहां पर जो रीजन है वो हमें अलग चीज बता रहा है, उसका असर्शन के बारे में कोई विचार नहीं है। इट मीन्स ये दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन यहां पर असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही। अब इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 20 को भी देखना है। उसके लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। जो पॉइंट ये हमारा बना है 0 2, ये थोड़ा सा नीचे बना है, ठीक है। ये वाला हमारा पॉइंट है, ठीक है। इसमें हमने x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू हमारी 2 हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे असर्शन और रीजन किस तरह से होते हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन आप पढ़ोगे एक बार शांति से तो आपको समझ में आ जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें असर्शन के लिए हमें एक ट्राइंगल दिया गया है। ट्राइंगल का पेरीमीटर कहा गया है कि जो भी पेरीमीटर है वो रैशनल नंबर होगा। पेरीमीटर के लिए हमें 2 साइड तो दी गई हैं, तीसरी साइड हमें खुद से फाइंड करनी है। ये है एक राइट है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना है, तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसकी हाइपोटेनियस इजीली फाइंड कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। रूट के अंदर डाल देंगे तो वही हो जाएगा हमारा ये AC, यानी कि हाइपोटेनियस, यानी कि √13। हमें तीनों साइड्स मिल गई हैं। अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? तीनों साइड्स को ऐड करना होगा।
2 प्लस में 3 प्लस में √13। अगर इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 2 + 3 5 और √13 एज इट इज। अब जो भी ये नंबर हमारा आया है, पेरीमीटर आया है, क्या ये रैशनल नंबर हमें दिया गया है? क्या ये रैशनल नंबर आता है? बिल्कुल नहीं यार, ये रैशनल नंबर कैसे हो सकता है? √13 हमें यहाँ पर हमारे साथ मिल रहा है 5 के साथ, तो ये रैशनल नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन्स जो असर्शन दी गई है ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया, तो असर्शन जो है वो हमारी हो जाएगी यहाँ पर फॉल्स। इसके सामने हमने यहाँ पर लिख लिया। अब रीजन पर आ जाते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। जो भी हमारे दो नंबर्स हैं अगर हम उनका स्क्वायर करें, मान लो हमारा एक नंबर 2 है, इसका हमने स्क्वायर किया, दूसरा नंबर हमारा 3 है, इसका भी हमने यहाँ पर स्क्वायर किया। कोई भी दो नंबर हैं उनका हम स्क्वायर करते हैं तो जो रिजल्ट है, स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट है वो रैशनल नंबर हमें मिलेगा। 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा हमें। ठीक है, हमें ये नहीं कहा गया है कि यहाँ पर हमें कोई ट्राइंगल दिया गया है, नहीं नहीं, हमें सिर्फ ये कहा गया है कि कोई दो रैशनल नंबर है अगर हम उनके स्क्वायर करके उनका सम करें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। तो बिल्कुल सही, हमें रैशनल नंबर ही तो मिल रहा है 13। तो यानी कि जो रीजन है ये रैशनल नंबर मिला हमें, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। जो असर्शन है वो हमारी फॉल्स हो गई, जो रीजन है वो हमारा ट्रू हो गया। अब ABCD जो हमारे ये ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से देख लो, जो हमारी असर्शन है वो ट्रू है, रीजन फॉल्स है। अगर ऑप्शन नंबर 3 सी की तरफ देखोगे, असर्शन ए इज ट्रू, सॉरी असर्शन ए तो हमारी फॉल्स है ना, तो ऑप्शन नंबर डी देखो, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। डी वाला ऑप्शन हमें सही लग रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। यहां पर लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो हमारी असर्शन है वो फॉल्स है और रीजन हमारा ट्रू हो गया। जो भी असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए। अब इस क्वेश्चन पेपर में जो हमारे 1 मार्क्स वाले सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक सभी को हमने डिटेल में समझ लिया। अब आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं, आगे वाले जो सेक्शंस हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, सभी की अलग अलग वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उनको देखना और समझना, वहां पर जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई हैं उससे आपका जो सॉल्यूशन है एग्जाम का जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फाइनल एग्जाम में जाने से पहले। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जरूर उनको देख लेना और हर एक क्वेश्चन को समझ लेना। मेनली कॉन्सेप्ट और जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उनको आपने समझ लेना है अच्छी तरह से। सो इस वीडियो में इतना ही। बचे हुए जो भी इसके सेक्शन है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जाओ और उनको भी देख लो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।